जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आगामी परीक्षा के लिए, चाहे वो दरोगा हो या फिर विभिन्न परीक्षाएं हैं, उसके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज मैं आया हूं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा विषय है जो ना केवल भारत ही अपितु पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि आज से 5,000 वर्ष पहले जहां पूरा दुनिया जो है भारत को गांव और देहात मानता था, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने पूरे दुनिया पर एक ताला लगा दिया कि हम लोग आज नहीं 5,000 वर्ष पहले से एक विकसित सभ्यता है। और हमारे विकास जो है अंग्रेजों के अधीन नहीं था, हमारा विकास जो है वो दूसरों के अधीन नहीं था। हम लोग शुरू से ही एक विकसित देश थे और ये संप्रभुता और ये एकता और ये अखंडता हमें सिंधु घाटी सभ्यता से विरासत में मिली है। जानते हैं कि जो रेक्टेंगुलर जो सड़कें आज आप सरकारी रोड देखते हैं, ये आज से 5,000 वर्ष पहले थी। जो आज ड्रेनेज प्रणाली यानी कि नाली प्रणाली आप देखते हैं, ये 5,000 वर्ष पहले थे। जो पके हुए ईंटें आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 5,000 वर्ष पहले ये सभ्यता के लोग जो है इस्तेमाल करते थे। तो अपने आप पर प्राउड करिए, अपने भारत पर प्राउड करिए कि हम लोग ऐसे सभ्यता से जुड़े हुए हैं जहां आज से पुराने समय यानी कि 5,000 वर्ष पहले जो है इस तरह की सभ्यताएं भी भारत में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से ये प्रसिद्ध है, और जो कि ये सिंधु नदी के किनारे है बसी थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जो कि ये ब्रॉन्ज से अधिकांश चीजें जो है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई मिली है, इसी से ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। 1912 में जो है आर.डी. बैनर्जी ने फिर मोहनजोदाड़ो को खोजा, जो कि माउंट ऑफ डेड कहलाता है, यानी कि सबसे बड़ा जो उस समय का आपका साइट। उसके बाद राखीगढ़ी खोजा गया 2014 में, और 2014 में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास ही बदल गया। मोहनजोदाड़ो के बाद राखीगढ़ी खोज पर राखीगढ़ी बन गया दुनिया का सबसे बड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डेट में सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप देख सकते हैं, प्लीज यहां बिल्कुल आएगा, निश्चिंत रहिए। जिस तरह से बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आया है, शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जानते हैं कि प्रत्येक दिन जो है शाम 6 बजे परीक्षा टीओए चैनल पर जो है आपका क्लास चलता है, और 9 बजे द ऑफिसर्स अड्डा के चैनल पर चलता है। तो द ऑफिसर्स अड्डा के परीक्षा टीओए चैनल पर 6 बजे, द ऑफिसर्स अड्डा के मेन चैनल पर 9 बजे। और इस तरह से अगर अंकेश सर के आपके क्लास करना है तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट केवल वही कर सकते हैं परीक्षा टीओए पर जो सब्सक्राइब किए होंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ सिखाएंगे, जैसे कल हम लोगों ने भूगोल पढ़ा, आज इतिहास पढ़ रहे, कल फिर हम लोग कोई नया विषय पढ़ेंगे, और इस तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे टेक्निक से पढ़ेंगे जिससे आपका एग्जाम जो है और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हड़प्पा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की परिचय, यानी कि अगर परिचय की बात करें कि किस तरह से आपको पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो नाम इसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं, 50 से 60 क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ताकि जो लोग नहीं पढ़े हैं कभी, जो लोग कभी नहीं सुने हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो क्वेश्चन करने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज ले लें कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। ठीक है ना? तो पहले नॉलेज मैं दे दूंगा और उसके बाद 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट है, एसआई का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक ये था। मुख्य क्षेत्र यहां सभ्यता के मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है फैली है, जैसे रावी, चेनाब, ब्यास, ये सब पाकिस्तान पश्चिमी। और अगर मैं बात करूं विशेषता, तो ये दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसी के समकालीन मेसोपोटामिया, चाइनीज सभ्यता, उसके बाद अगर मैं कहूं मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे हुई, मेसोपोटामिया, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के किनारे, चीनी सभ्यता हुआंग हो नदी के किनारे, और हड़प्पन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जो है बसा था। अगर मैं बात करूं कि ये माउंट देख सकते हैं, ये जो सबसे ऊपरी भाग है ये सिटाडल कहलाता था, यानी कि जो प्रशासनीय, अभी तक तो इसके पिक्टोग्राफिक लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन अनुमान यही लगाया जाता है कि जो कॉमन लोग थे वो नीचे की ओर रहते थे, नीचे, और जो प्रशासनीय लोग थे वो ऊपर सिटाडल में रहते थे। और जितने भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो आपके सिटाडल में ही हुआ करती थी। तो इस तरह से आज भी हम लोग देखते हैं कि राजा महाराजा का जो है घर बहुत ऊंचा होता है और सामान्य लोगों का घर बहुत नीचा होता है। ये शुरू से चलता आ रहा है, आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देख सकते हैं।
प्रमुख शहर केंद्र अगर मैं बात करूं कि कौन कौन शहरें जो हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना है, तो इसमें हड़प्पा जो है यह सभ्यता पहले खोजा गया था, सबसे पहला यही शहर खोजा गया था हड़प्पा। याद रखना है जो रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ये सिंधु नदी के सहायक नदी रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदारो दूसरा है, सिंधु नदी के पास स्थित ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर। इस यहाँ महान स्थान, अगर यार इनकी ग्रेट बात बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद लोथल हो गया, गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर, यानी कि लोथल जो है एक डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है, गुजरात में स्थित है लोथल। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और यहां जूते हुए खेत, याद रखना है, जूते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण मिलता है, यानी कि कालीबंगा जो है उस समय जूते हुए खेतों का सारांश देता है, और आपके याद रखना अग्नि कुंडों का भी। ढोलावीरा गुजरात में स्थित है, तो ढोलावीरा कहां पर स्थित है? गुजरात में। यह अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए ढोलावीरा जो है प्रसिद्ध है, याद रखना है। आप देख सकते हैं यह है ग्रेट बात, और कई लोग अनुमान लगाते हैं कि यह ग्रेट बात जो है धार्मिक पूजा स्थलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हो सकता है रिचुअल साइट्स हो, कई लोग कहते हैं हो सकता है स्नान करने की स्थान हो। तो ये आपका लगभग याद रखिएगा 12 से 7.5, 12 इंटू 7.5 इसका डायमेंशन है, और 2.4 मीटर इसकी गहराई है। पकी हुई ईंटों से बना हुआ ये ग्रेट बात महान स्थानगर जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये मोहनजोदारो में पाया गया है, खोदा गया है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहरी नियोजना और वास्तुकला, जो मोहनजोदारो हो, हड़प्पा हो, या बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो है साइट्स हो, क्षेत्र हो, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, क्यों आखिर इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्यों यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी से लेकर के बिहार दरोगा तक ये चैप्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि आज 2025 में जो सरकार जिस तरह से आपके शहर नियोजन करते हैं, उसी तरह से 5000 वर्ष पहले शहर नियोजन इसके वास्तुकला के द्वारा हुआ करता था। तो सुनियोजित शहर, हड़प्पा के शहर बहुत ही अच्छी तरह से योजनाबद्ध थे। शहर 2 हिस्सों में बटे हुए थे, एक गढ़ यानी कि सिटाडेल जो ऊंचाई पर था और संभवतः शासकों के लिए था, दूसरा जो है लोअर टाउन, अभी तुरंत बताए थे, जो आम लोगों के लिए रहते थे। ग्रिड प्रणाली यानी कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। आज भी आप देखोगे सरकारी रोड जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तो शहरें एक दूसरे को समकोण काटती है, याद रखना है। पकी हुई ईंटें, आज हम लोग पका हुआ ईंटा से घर बनाते हैं, घरों का निर्माण मानव निर्मित स्टैंडर्ड साइज के पकी हुई ईंटों से, यानी कि 5000 वर्ष पहले भी उन लोग पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे। जल निकासी प्रणाली की अगर मैं बात करूं कि यहां की भूमिगत जल यानी कि सबसे ज्यादा जो विश्व प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि खुद जो है लिखने वाला इतिहासकार आर.एस. शर्मा हो या बाकी हो, मजुमदार हो या कोई भी हो, याद रखना है उन्होंने कहा है वाओ वाओ टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सभ्यता, याद रखना है। यही है वो सिटाडेल, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग आपका सिटाडेल कहलाता है। सिटाडेल, गढ़ जिसको कहते हैं, गढ़ कहते हैं, गढ़। और ये लोअर टाउन है, लोअर टाउन यानी कि निचला हिस्सा है, लोअर टाउन है जहां सामान्य लोग रहते थे, ठीक है ना, निचला टाउन है। सामाजिक जीवक और संगठन, यानी कि वहां का सामाजिक जीवन और संगठन कैसा था, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक वर्ग, यानी कि आपके पूरा साक्ष्य को अगर देखें तो समाज का कुछ वर्ग, लेकिन कोई बड़ा विभाजन नहीं था, क्योंकि आज तक इसकी जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक है, आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए एग्जैक्टली बता देना कि वहां किस प्रकार के समाज थे ये बहुत ही मुमकिन नहीं है। तो लेकिन जो भी होता है अनुमान के तहत इस सभ्यताओं के बारे में बताया जाता है। याद रखना है शासन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि यहां राजशाही थी, संभवतः यह कोई व्यापारी वर्ग या पुजारियों का समूह भी शासन यहां कर सकता था, याद रखना है। भोजन, मुख्य भोजन गेहूं, याद रखना है यहाँ के मुख्य भोजन क्या थे, गेहूं, जौ, चावल, दूध, सब्जियां, फल, यानी कि आज से लगभग 5-5.5 हजार वर्ष पहले भी ये सारे खाद्य फसल जो है वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। भोजन में मछली, मुर्गी और भेड़ भी शामिल थे, यानी कि लोग नॉन वेजिटेरियन भी थे, याद रखना है। वस्त्र और आभूषण, लोग सूती यानी कि कपास का वर्णन आपको हड़प्पन सभ्यता से ही मिलता है। कॉटन यानी कि कपास का वर्णन जो है वो हड़प्पन सभ्यता से ही मिलता है। ऊनी और सूती वस्त्र जो है पुरुष और महिलाएं
दोनों सोने चांदी हाथी दांत और कीमती पत्थरों को पहनते थे, सजाते थे खुद को, तो उस समय भी फैशन था। यानी कि ये नहीं, प्लीज अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है ना। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो अभी कमेंट ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आप मेरे डिस्टर्ब कर दे, मुझे पढ़ाने की शैली को डिस्टर्ब कर दे। हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर। तो याद रखना है कि हड़प्पन सभ्यता की अगर मैं बात करूं, तो हड़प्पन सभ्यता जो है ये अपने उत्कृष्ट फैशन सेंस के लिए भी जाना जाता था। लोग जो है पूरा फैशनेबल थे इस समय में, ठीक है ना। देख सकते हैं यही वो हाथी का दांत है जो सजाया हुआ रहता था। फल सब्जियां सब यहाँ खाए मिलते थे। आर्थिक जीवन और व्यापार, आर्थिक जीवन और व्यापार क्या था, तो कृषि। तो याद रखना है आर्थिक जीवन में सभ्यता मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। यहां गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, कपास जैसी फसलें उगाई जाती थी। पशुपालन दूसरा आर्थिक क्या था जीवन, लोग बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों को पालते थे। शिल्प कला, शिल्प कला लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, यानी कि बीड्स, मनके, मनके का मतलब होता है बीड्स, यानी कि छोटे छोटे बीड्स बनाना। और इसमें सबसे आगे आपको कौन था तो बताऊंगा आगे। तो याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां बुनाई, व्यापार, हड़प्पन वासी जो है उन्नत व्यापार प्रणाली चलाते थे, यानी कि मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक, मिस्र और ओमान जैसे दूर क्षेत्रों के साथ भी जो है व्यापार करते थे। मोहरों के माध्यम से बांटो वेट के इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत ही बेहतर आर्थिक भी जीवन था। याद रखना है आर्थिक जीवन भी यहां था। आप देख सकते हैं कि एक अगर कार्टून के फॉर्म में देखिए कि ये सभ्यता कैसे दिखता होगा। प्लीज यहाँ कितने बजे से क्लास स्टार्ट होता है सर? 6 बजे से स्टार्ट होता है। 6 बजे से क्लास स्टार्ट होता है परीक्षा टीओए पर। तो अपने दोस्तों को अगर शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो ये एक उन्नत मेसोपोटामिया, ये हड़प्पन सभ्यता को दर्शा रहा है। हड़प्पन सभ्यता किस तरह से देखी जा सकती होगी उस समय, मतलब किस तरह से दिखती होगी, उसका एक चित्र वर्णन है, चित्र वर्णन है, याद रखना है, ठीक है ना। कला और शिल्प, यानी कि कला, किस प्रकार की कला और शिल्प में महारत थे लोग, तो याद रखना है सबसे पहले मुहरे, मोहर जो है सील बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहां चौकोर आयताकार मोहरें मिलती थी जिन पर पशुओं के चित्र और अज्ञात लिपि उत्कीर्ण होती थी। टेराकोटा मूर्तियां, यानी कि स्टेटाइट का याद रखना है, टेराकोटा मूर्तियां बहुत ज्यादा तो मिट्टी से बनी छोटी छोटी मूर्तियां जो है मिलती थी। धातु की कला, मोहनजोदड़ो से मिली नर्तिक कंस मूर्ति जो है सबसे, यानी कि डांसिंग गर्ल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10.5 सेंटीमीटर लंबी, याद रखना है। 1926 में खोजी गई थी मोहनजोदड़ो में, याद रखना है मोहनजोदड़ो में। आर्नेस्ट मैकी, आर्नेस्ट याद रखना है, आर्नेस्ट मैकी के द्वारा जो है ये खोजा गया था 1926 में डांसिंग गर्ल को, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। आभूषण जो है, आभूषण के लिए सोने, चांदी, तांबा और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है? तो ये आपका, आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ये आप क्या बता रहे, तो ये मैं बस एक आपको झलक दिखा रहा हूं किसका एमसीक्यूज अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये केवल एकमात्र झलक है। जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, उसका मात्र एक झलक मात्र है कि आपको आने वाले प्रश्न किस पर आधारित मिलेंगे। और यही रणनीति होगी कि जब भी मैं क्लास लूंगा तो एक झलक मात्र आपको जरूर दिखाऊंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि ओ अच्छा, इसके बारे में आज हम लोग का क्लास होने वाला है। आप देख सकते हैं ये सारे आपके हस्ते उस समय का जो है सोना चांदी और आभूषण है पत्थर के हैं, ये सारे उस समय पाए जाते थे, जो कि विश्व प्रसिद्ध थे, जो बाहर से भी आया जाता था, याद रखना है। धार्मिक मान्यताएं क्या थी, तो मृत देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, याद रखना है। मातृ देवी कई मूर्तियों में मिली है। भूमि पूजन, यानी कि मातृशक्ति, मातृशक्ति याद रखना है। पशुपति महादेव का भी फिगर मिला है, पशुपति महादेव। तो एक मुहर पर एक पुरुष आकृतिक जो है बैठा हुआ है, जिसके सिर पे सिंह लगा हुआ है, जानवरों से घिरा हुआ है, पशुपति महादेव माना जाता है। यानी कि शंकर भगवान को कहते हैं लोग, भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं पशुपति महादेव। प्राकृतिक की पूजा, लोग पेड़ों की, विशेषकर पीपल की पेड़ की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे। अग्नि वेदिकाएं, कुछ स्थलों पर अग्नि वेदिकाएं प्रमाण देती है कि यहां पूजा वगैरह भी प्रचलित था, यानी कि हवन अर्पण भी होता था। ठीक है ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो याद रखना है कि ये आपका
यही वो फिगर है, यही वो फिगर है, याद रखना है। पशुपति महादेव, एक सिंह लगा हुआ है पशुपति महादेव के, और इसके ऊपर जो है वह लिखा हुआ है, लिखित है। और यहाँ आपका देखो एक सिंह वाला गेंडा है। यहाँ विभिन्न आपके जानवर हैं, विभिन्न जानवर आपके यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पशुपति महादेव। लिपि और भाषा का बात करें तो हड़प्पन जो लिपि है, हड़प्पा का जो लिपि है, सभ्यता अपनी लिपि थी, याद रखना, आज तक पढ़ी नहीं गई है। यानी कि कोई भी नहीं पढ़ पाया है, कोई भी नहीं पढ़ पाया है, याद रखना है, पढ़ पाया, कोई भी आज तक नहीं पढ़ पाया है। चित्रलिपि, यानी कि यहाँ की जो लिपि है चित्रलिपि, यानी कि पिक्टोग्राफिक है, यानी कि पिक्टोग्राफिक, बहुत सारे चित्रों का इस्तेमाल किया गया है, पिक्टोग्राफिक है, जिसे चित्र के माध्यम से लिखा गया है, इसलिए इसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। ये दाईं से बाईं ओर लिखा गया है, याद रखना है, दाईं से बाईं ओर लिखा गया है, याद रखना है, दाईं से बाईं ओर। क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पन लिपि जो है कैसे लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। महत्व, इस लिपि को पढ़ना इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और पढ़ लेने के बाद सभ्यता के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलेगी। यानी कि अभी तक इस लिपि को नहीं पढ़ा गया है, याद रखना है, इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो ये छोटी सी चीजें हैं कि इसकी लिपि दाएं से बाएं, पिक्टोग्राफी, ये छोटे छोटे आंकड़े हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। ये सील्स हैं, ये सील्स हैं उस समय के टेराकोटा सील्स हैं। तो पूरा हड़प्पन सभ्यता जो है इस प्रकार के सील जो है वहां पाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं, बैल, शेर, सब जो है आपके विभिन्न अलग अलग वास्तुकला के जो है आपको सील वहां पाए गए हैं, जो स्टेटाइट से बने होते थे। स्टेटाइट यानी कि सोप स्टोन से बने होते थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये सारे सील्स हैं। सभ्यता का अंत, अंत का रहस्य क्या है, अंत कैसे ये सभ्यता का अंत हुआ, इतना मॉडर्न सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। संभावित कारण, यानी कि एग्जैक्ट नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है कि कैसे खत्म हुआ है, एग्जैक्ट नहीं पता है। तो संभावित कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, यानी कि हो सकता है सूखा पड़ने से कृषि बर्बाद हो गया। नदी मार्ग बदलना, यानी कि नदी के मार्ग बदलने से सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा। बाढ़ और भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं जैसी बाढ़ और भूकंप जो हैं वो इस सभ्यता को खत्म कर दी होगी। बाहरी आक्रमणता, यानी कि विद्वान मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण जो है इनको मार डाला। तो एक बात याद रखना है, ध्यान से सुनना है, जब मैं इसका टारगेट रूप में जब सिलेबस पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना है, जब मैं टारगेट रूप से सिलेबस पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में कहानी के माध्यम से हर एक चीज समझाऊंगा कि किस तरह से इस सभ्यता ने विकास किया, क्यों आखिर ये सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये अपने आप में विचित्र बात है कि अगर वैदिक काल से भी पुराना अगर सभ्यता पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल कर रहा है, और वैदिक काल जो है हड़प्पन सभ्यता के बाद आया, तो अचानक से वैदिक काल में सब कुटिया में कैसे रहने लगे। रामायण हो या बाकी जो कहानियां हैं उसमें कुटियों का महत्व बहुत ज्यादा देखने को मिला। और अगर मैं बात करता हूं कि पहला जो है मौर्य वंश था जिसने लकड़ी के महल बनवाए थे, कुम्हरार में आपने सुना होगा कितने सारे पिलर का महल जो है बना था लकड़ी का। तो जो सीरियल वगैरह में दिखाता है बड़ा बड़ा महल राजा महाराजा का, ऐसा नहीं हुआ करता था, लकड़ी का महल हुआ करता था, याद रखिएगा। तो मौर्य काल तक लकड़ी का महल हुआ करता था, पत्थरों का महल हुआ करता था, तो बड़े बड़े महल नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पकी हुए ईंटों से अचानक से लोग घास फूस के झोपड़ियों में आ गए। और आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ, आज हमारे ऊपर अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो हो सकता है कि उसका वर्चस्व हम लोग मर जाए, लेकिन हम लोग का सबका घरवा अपने आप गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। घर तो गायब नहीं होगा कि पक्का वाला घर गायब हो गया अब उस पर झोपड़ी चल, अब सब झोपड़ी बनाने लगा, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि हड़प्पन सभ्यता पहले आया, बाद में वैदिक काल आया, और वैदिक काल में झोपड़ियों में लोग रहते थे और हड़प्पन में लोग पके हुए ईंटों में रहते थे। तो इतिहास पूर्ण रूप से सही एक्सप्लेन नहीं करता है, याद रखना है, पूर्ण रूप से सही से एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, इसलिए बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़ना होगा। तो अभी बहुत पढ़ेंगे, ये तो बस मैं एक सारांश आपको दिया हूं कि किसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलती है, तो हड़प्पा सभ्यता का योगदान, शहरी विकास, दुनिया को सुनियोजित शहरों और शहरी जीवन की अवधारणा दी,
जल प्रबंधन, भूमिगत जल निकासी प्रणाली आज भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। व्यापार और वाणिज्य जो है उत्कृष्ट। आधुनिक प्रभाव, इस सभ्यता का काफी धार्मिक और आधुनिक प्रभाव आज भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो इसके बहुत ही अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, याद रखिएगा। तो आप जानते हैं कि जिस तरह से बिहार शिक्षक भर्ती में हजारों हजार रिजल्ट दिलवाए, अब बारी है आपकी बिहार दरोगा का। मेरी एक पहचान है लोगों के नजर में कि ज्योग्राफी किंग अंकेश सिंह, यानी कि ज्योग्राफी के शिक्षक एकदम बवाल मास्टर है ज्योग्राफी का। लेकिन मैं आपको परीक्षा टीओए चैनल पर यह बताऊंगा कि ज्योग्राफी के अलावा भी आपको जो सही रणनीति और सही जो तंत्र है, कैसे परीक्षाओं में विभिन्न सब्जेक्ट में कैसे अच्छे मार्क्स लाना है, ये भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी चीजें समझ में ना आए, एक बार जरूर बोलना। मैं हर एक चीजों को धागा खोलते हुए, जिस तरह से मैं ज्योग्राफी का ऑपरेशन करता हूं, उसी तरह से मैं बाकी सब्जेक्टों का भी ऑपरेशन करूंगा, और थोड़ी मिनट में आपको दिख जाएगा कि इतिहास के क्वेश्चंस का कैसे ऑपरेशन और धज्जी उड़ाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किस नाम से जाना गया था? जल्दी से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किस नाम से जाना गया था? तो याद रखना है, इसे हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पन सभ्यता। क्योंकि 1921 में, याद रखना है, 1921 में दयाराम साहिनी ने इसकी खोज की थी, याद रखना है, इसकी खोज की थी। और याद रखना है 1921 में खोजा हुआ ये पहला क्षेत्र है, इसलिए हम इसका क्या नाम दिए? हड़प्पन सभ्यता नाम दिए, याद रखना है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता। उसके अलावा इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिविलाइजेशन? याद रखना है, सिविलाइजेशन इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रॉन्ज, यहाँ की जितने भी चीजें मिली हैं वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कांस की बनी हुई है, इसलिए। और ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय और कॉपर एंड टिन होता है, याद रखना है। ब्रॉन्ज किसे कहते हैं, कांस किसके कहते हैं? तो कॉपर और टिन से मिला करके, कॉपर और टिन को मिला करके, तो केमिस्ट्री भी यहां आप देख सकते हैं, कॉपर और टिन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रोंज बनाते हैं। और यहाँ के जितने भी वास्तुकला और जितने भी धातु पाए गए थे वो ब्रॉन्ज के थे, इसलिए इसे हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे धारवाड़ की चट्टाने क्यों कहा जाता है? क्योंकि धारवाड़, इतनी पुरानी चट्टाने जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाई गई थी, इसलिए इस चट्टानों का नाम ही धारवाड़ रख दिया गया। अब बिहार में भी पाया जाएगा तो भी धारवाड़ ही कहेंगे। उसी तरह से हड़प्पा पहला सभ्यता था, इस पहला साइट था जो दयाराम साहिनी के द्वारा खोजा गया था, इसी के लिए जहां भी पाया गया सबको हड़प्पन सभ्यता के नाम से ही बोला गया। क्लियर है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पन स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, याद रखना है, पंजाब प्रांत में। यानी कि आजादी के बाद, यानी कि रेडक्लिफ रेखा जो है, रेडक्लिफ रेखा जो 1947 में खींचा गया, 1947 में, इसमें 80% पंजाब जो है, 80% पंजाब जो है वो किसके पास चला गया? 80% पंजाब पाकिस्तानियों के पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया, और केवल 20% पंजाब जो है भारत के पास रह गया। तो हड़प्पा जो था पहले भारत में था, लेकिन सन 1947 के आजादी के बाद ये जो है आपके कहां चला गया? तो याद रखना है, हड़प्पा कहां चला गया? पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, हड़प्पा कहां चला गया? तो भारत का बॉर्डर सीमा कौन है? तो भारत का बॉर्डर सीमा ये है, ध्यान से देखना। तो ये रेडक्लिफ रेखा था, ये रेडक्लिफ रेखा है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो बनावली राजस्थान में आपका पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, आप देख सकते हो, धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में चला गया, बालाकोट जो है पाकिस्तान में चला गया, कोट डीजी पाकिस्तान में चला गया, चाहुंदारो पाकिस्तान में चला गया। तो ये सारा भारत का ही भाग था, लेकिन रेडक्लिफ रेखा के बाद जो है मैक्सिमम भाग पाकिस्तान में चला गया। अगला क्वेश्चन है, यहां बहुत ध्यान से देखिएगा,
मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? तो राखा लखादास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शन कनिंघम। जल्दी से बताइएगा कि किसने मोहनजोदारो की खोज की थी? तो मोहनजोदारो की खोज जो है, याद रखिएगा, आर डी बैनर्जी के द्वारा किया गया था। आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी के द्वारा किया था। 1922 में इसकी खोज हुई थी, 1922 में खोज हुई थी। राखालाल दास जो बैनर्जी जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आर डी बैनर्जी, हड़प्पन सभ्यता के नगर किस योजना पर बने हैं? हड़प्पा का जो शहर है वो किस योजना के तहत बना है? जल्दी से बताइएगा। हड़प्पन शहर के, जल्दी से बताइएगा, किस योजना के तहत बने हैं? तिनकोणीय, आयताकार, ग्रिड प्रणाली, गोलाकार, प्राकृतिक रूप में फैले हुए। जल्दी से बनाइएगा। तो इसका हड़प्पन सभ्यता का जो नगर विकास है वो तिनकोणीय नहीं है, गोलाकार नहीं है, प्राकृतिक रूप में नहीं फैला, आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है, याद रखना है। जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री भी लेकर के आ रहे हैं, जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री भी लेकर के आ रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो याद रखना, हड़प्पन सभ्यताएं जो है वो आपको एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। यहां जो मकान होते थे ये होते थे, और मकान का अगर एंट्रेंस ये है तो रोड पीछे हुआ करता था, याद रखना है। आज वर्तमान में रोड क्या होता है? रोड हमारे घर के दरवाजा खोले तो रोड आ गया है कि नहीं? तो पहले के हड़प्पन सभ्यता का घर कैसे होता था कि गेट आगे है, रोड पीछे है, ताकि एक्सीडेंट कम हो। तो सोचो कितना बुद्धिजीवी थे। आज के डेट में क्या होता है? सड़क खोलते हैं, मतलब गेट खोलते तुरंत सड़क पर आ गए, बच्चा लोग खेलते खेलते सड़क पे आ गया, गाड़ी चिप के चला गया। उस समय के लोग रोड को पीछे रखते थे और घर का दरवाजा आगे रखते थे, ताकि एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। महान स्नान घर किस प्रकार की संरचना थी? महान यानी द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ जो है ये कहां खोजा गया था? तो याद रखना है, ग्रेट बाथ जो है ये मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में खोजा गया था। मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में खोजा गया था, याद रखिएगा द ग्रेट बाथ। और अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, कि मोहन ये कहां है? सिटाडेल में, मोहनजोदारो के सिटाडेल वाले भाग में है। और इसका अगर मैं बात करूं तो कई किताबों में, कई स्टैंडर्ड किताबों में, याद रखना है, कई स्टैंडर्ड किताबों में जो आपको मिलेगा 14.5 इंटू 7 फीट, याद रखना है, 7 का डायमेंशन, और 2.4 मीटर की गहराई, गहराई याद रखना है, गहराई आपको मिलेगा। लेकिन कई किताबों में, खास करके एनसीईआरटी में, आपको 12 इंटू 7 मिलेगा, 12 इंटू 7 डायमेंशन मिलेगा, 12 इंटू 7 डायमेंशन। और गहराई कितना है? 2.4 मीटर गहराई है, याद रखना है, गहराई है। पकी हुई ईंटों से, पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बना है, पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बना है ये। और ये कहा जाता है कि रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। लोग धार्मिक तो जरूर कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता है कि एक्चुअल में ये इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखना है। काफी लोग जो है कहते हैं धार्मिक, काफी लोग कहते हैं धार्मिक। अभी तक मैं फिर बता देता हूं कि पिक्टोग्राफिक लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि धार्मिक है कि नहीं। इस किताब में माना गया है कि हो सकता है कि यह धार्मिक रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके विषय हैं वहां शब्द लगता है हो सकता है, हो सकता है। तो याद रखना है, किताब में धार्मिक शब्द जो है वो लिखे गए हैं किसके साथ? हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन साथ में ये भी लिखे हैं, याद रखना है, कि वो किसी और कारण से भी इस्तेमाल किए जा सकते होंगे, ये भी लिखा हुआ है। तो शाही स्नान घर, वेरी गुड, ये भी किताब में लिखा हुआ है कि हो सकता है कि शाही स्नान घर हो, जहां बड़े बड़े शासन और राजस जो है आकर के नहाते हो। तो कुछ भी, तो इसी के लिए अभी तक ये लिपि लिखी नहीं गई है, इसलिए एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। तो इसी के लिए इसका सही आंसर डी होगा, ए नहीं होगा। प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा सभी लोग। लोथल में क्या विशेष मिला है? अग्निकुंड, डॉकयार्ड, स्तूप, लिपि। जल्दी से बताइएगा कि लोथल में क्या विशेष मिला है। तो भारत ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम बंदरगाह डॉकयार्ड में से एक लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। तो याद रखना है, गुजरात में स्थित,
गुजरात में स्थित मनको के लिए, मनको यानी कि बीड्स के लिए प्रसिद्ध, बीड्स के लिए प्रसिद्ध शहर, जहां से अंतरराष्ट्रीय, जहां अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय याद रखना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। तो लॉथल अपने डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती में, जिस तरह से बिहार शिक्षक भर्ती में क्रांति आया, अब बिहार दरोगा की बारी है। तो एकदम शिक्षक भर्ती और दरोगा दोनों को साथ साथ लेकर के जाएंगे। एक कंधे पे राम, एक कंधे पे लक्ष्मण, बनेंगे हनुमान। उसी तरह से एक कंधे पे दरोगा, एक कंधे पे शिक्षक भर्ती, और दोनों को सफलता दिलवाएंगे, ये वादा है, याद रखिएगा। नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति किस धातु से बनी है? नृत्य करती हुई कन्या, तो याद रखना है, नृत्य करती हुई जो कन्या है, नृत्य करती हुई कन्या, ये लगभग आपके 10.5 सेंटीमीटर जो आकार में मिली है, आकार में। इसे 1926 में आर्नेस्ट, याद रखना है, आर्नेस्ट मैकी के द्वारा खोजा गया था, मैकी के द्वारा। ये कहां मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में, जोदड़ो में मिला है, मोहनजोदारो में, याद रखना है, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। कहां है? सिंध प्रांत, याद रखना है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत जो है वहां स्थित है, पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे, नदी के किनारे याद रखना है, स्थित है, किनारे स्थित है आपका। तो ये किस चीज से बना हुआ था? तो अभी तुरंत बताए हैं, ब्रॉन्ज से बना हुआ था, ब्रॉन्ज से। नेकेड लड़की है, नेकेड यानी कि वस्त्र नहीं है, लेकिन हाँ फैशन, फैशन को दर्शाते हुए बैंगल्स पहनी हुई है, बैंगल्स। फिर गर्डल्स पहनी हुई है, गर्डल्स याद रखना है, गर्डल्स पहनी हुई है, यानी कि कमर बंद, कमर बंद होता है, कमर बंद होता है, कमर बंद पहनी हुई है, और बहुत सारे ऐसे फैशनेबल चीजें ये नृत्य करती हुई लड़की जो है। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो लोग सोचते हैं कि ज्योग्राफी में ही केवल ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैं हर विषय में ऑपरेशन करूंगा। और बस बने रहिए परीक्षा टीओए चैनल के साथ। आपको मैं इतने सरल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद, चाहे वो इतिहास के पन्नों के कहानियां, या ज्योग्राफी तो आप जानते ही हैं, कोशिकाओं और विभिन्न चीजों के बारे में जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, आपका दरोगा रिजल्ट बहुत ही सुनिश्चित हो जाएगा, और बाकी परीक्षाओं में भी आपको बहुत मदद मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो बने रहिए परीक्षा टीओए चैनल के साथ। हड़प्पन वासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पन निवासी जो हैं लोहा से अनभिज्ञ थे। आयरन वाज नॉट नोन, आयरन वाज नॉट नोन टू देम, याद रखना है, नॉट नोन, क्योंकि आयरन का पहला जिक्र कहां हुआ है? लोहा का पहला जिक्र लेटर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में, यानी कि 1000 बीसी, 1000 बीसी, याद रखना है, 1000 से 500 बीसी के बीच, 1000 से 500 बीसी के बीच जो है लोहे का आगमन हुआ है, लोहे का आगमन। और जब लोहा आया तब जाकर के गंगा के मैदान जो है, गंगा मैदान, गंगा मैदान पर जनपद, जनपद और महाजनपद बने, और महाजनपद बने, याद रखना है, महाजनपद बने। क्यों? क्योंकि लोहा ही वो हथियार था जो आपके पर्णपाती वृक्षों को काट सकता था, और गंगा के मैदान में औसतः 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ मजबूत चौड़े पर्णपाती पतझड़ वाले वन जैसे जामुन, आम, याद रखना है, पीपल, बरगद, सागवान, शीशम, ये सब पाए जाते थे। और इन पेड़ों को आप कॉपर से, तांबा से और ब्रॉन्ज से, कांसा से नहीं काट सकते थे। तो लेटर वैदिक काल में लोहे के आगमन से पेड़ों की कटाई हुई, और उसके बाद पशु जो है अपना महत्व खोए,
पहले जानवरों के लिए युद्ध होता था, गाय के लिए युद्ध होता था, घोड़ों के लिए युद्ध होता था, लेकिन लेटर वैदिक काल में जब लोहा आया तो जमीन जो है साफ होने लगे, पेड़ कटने लगे, और तब जमीनों के लिए युद्ध हुए, और तब जिसने भी युद्ध जीता वो जनपद से महाजनपद बनाया। और अंगुतारा निकाया में ऐसे 16 महाजनपदों का वर्णन है, जिसमें 16 महाजनपदों में केवल 2 महाजनपद सबसे ताकतवर निकले, वो थे अवंती और मगध, और बाद में अवंती को हरा करके मगध जो है इकलौता सबसे ताकतवर महाजनपद बना और पूरे महाजनपदों को अपने अंदर जो है निगल लिया। जिसके पहले हरियंक का राजा बिंबिसार थे, उनका बेटा अजातशत्रु, और बहुत सारे आपके उसमें डायनेस्टीज मौर्य भी आएगा, तो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, डी जो है आपके सही उत्तर हो जाएंगे। हड़प्पन सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है, याद रखना है, संस्कृत आधारित नहीं, ब्राह्मणी आधारित नहीं, खरोष्टी नहीं, याद रखना है चित्र लिखित है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पिक्टोग्राफिक है, पिक्टोग्राफिक है, याद रखना है पिक्टोग्राफिक है, इसका फोटो मैं दिखाऊंगा बाद में, तो पिक्टोग्राफिक है, याद रखना है। खारोष्टी जो है आपके मौर्य काल में अशोक के समय में खारोष्टी लिपि चलती थी, आपके भारत के बाहर वाला क्षेत्र जो है, मतलब पश्चिम भारत वाला जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान वगैरह एरिया है, उसमें आपकी खारोष्टी लिपि चलती थी, याद रखना है, उसमें वर्णन है आपके अशोक के टाइम पे खारोष्टी लिपि का। हड़प्पन सभ्यता में पशुपति महादेव का प्रतीक किस पाया गया है, तो पशुपति महादेव, याद रखना है ये क्या था, तो एक मुहर में पाया गया है, मुहर यानी कि सील में ये फोटो पाया गया है, सील में, याद रखना है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक सील में आपके पशुपति महादेव जो कि शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं उसका फोटो, तो ये योगिक पोस्चर में, याद रखना है, योगी अवस्था में जो बैठा व्यक्ति है इसे हम लोग शिव कहते हैं, पशुपति महादेव। पशुपति क्यों कहा है, क्योंकि इनके चारों तरफ जो है पशु हैं, इनके चारों तरफ कौन है, पशु है, याद रखना है, इनके चारों तरफ पशु है, हाथी हो गया, बाघ हो गया, गेंडा हो गया, बैल हो गया, तो ये पशु, नीचे डियर हो गया, देख सकते हैं, तो ये आपके पशुपति महादेव यानी कि पशुओं के देवता, और ऐसे भी हम लोग शिव को पशुपति कहते हैं, याद रखना है, तो इसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आंसर हो जाएगा। कालीबंगा के किस कृषि संबंधी प्रमाण मिले हैं, यानी कि कालीबंगा, याद रखना है, कालीबंगा कहां है, राजस्थान में, राजस्थान, याद रखना है, राजस्थान में कालीबंगा, तो ये यहां आपको हल की जोताई प्राप्त हुई है। प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम प्लॉयड फील्ड, याद रखना है, प्लॉयड फील्ड यानी कि दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ जो है खेत प्राप्त हुआ है, जुता हुआ खेत जिसमें हल की जो है पुष्टिकरण हुई है, याद रखना है, तो कृषि को दर्शाता है, कृषि को दर्शाता है, याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के डेट में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है मुंबई, केरल जैसे और कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगर हैं, तो वहीं आपके अति पिछड़ा वर्ग भी भारत में आपके कई ऐसे शहर है और गांव हैं जहां गांव की अवस्था है। तो आप एक जगह जाते हो तो मेट्रो है और एक जगह जाते हो तो आज भी जो है सड़कें नहीं है। उसी तरह से उस समय बहुत सारे मॉडर्नाइज्ड पक्के ईंटों के घर मिलने वाले क्षेत्र थे, लेकिन उसी में आपके कालीबंगन वगैरह जैसे गांव भी हुआ करते थे जहां खेती प्रचुर मात्रा में हुआ करती थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल, तो 2014 में खोजा गया, याद रखना है, खोजा गया हरियाणा का राखीगढ़ी, याद रखना है, राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल बना, सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल बना, तो याद रखना है 2014 में खोजा गया राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा हड़प्पन। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में आपका राखीगढ़ी स्थित है, हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है,
हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है, तो राखीगढ़ी कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो बहुत ही शानदार है, अगर इस तरह से आप अगर क्वेश्चन करते हो और हर विषय का अगर टॉपिक आप पढ़ते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ताकि एक ही दिन में 2-3 सब्जेक्ट आपको मिल सके। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, सरकोटाडा, लोथल, कालीबंगा। जल्दी से बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन? इसका सही जवाब देगा। सबसे छोटा स्थल, इसको मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। मिनी हड़प्पा, मिनी हड़प्पा यानी कि छोटा हड़प्पा कहते हैं, छोटी हड़प्पा। जल्दी से बताओ, छोटी हड़प्पा किसे कहते हैं? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर नहीं, लोथल को कहते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कई जगहों पे अलग अलग आंसर दिखाएंगे जिसमें आलमगीरपुर भी है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के पन्नों की व्याख्या देखोगे, आर.एस. शर्मा की जो स्टैंडर्ड किताबों की व्याख्या देखोगे, तो उसमें आपके जो सबसे छोटी स्थल यानी कि मिनी जो आपके हड़प्पा किसे नाम दिया गया है? लोथल को नाम दिया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के में स्थित, गुजरात में स्थित हड़प्पा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो सारे आंकड़े मैं यहां दे दिया हूं कि कौन सा साइट कहां है। जब मैं बोर्ड पीडीएफ दूंगा तो एक बार बोर्ड पीडीएफ से देख लेना कि मांडा कहां है। मांडा, तो आप अगर आपको कोई बोले कि हड़प्पन सभ्यता का विस्तार क्या था, प्लीज यहां ध्यान देना है, प्लीज यहां ध्यान देना है सभी लोगों को कि हड़प्पन सभ्यता का विस्तार कहां से है। तो मांडा, उत्तर में मांडा से लेकर के, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। मांडा से लेकर के दायमाबाद, दायमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो जम्मू कश्मीर के मांड से लेकर के दायमाबाद, ये हड़प्पन का विस्तार है। और सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर से लेकर के बालूचिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान भी लोग कहते हैं, ये एरिया से आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। आलमगीरपुर कहां पड़ता है? यूपी में, यूपी में पड़ता है। तो याद रखना है, ये विस्तार था आपका, ये विस्तार था आपका, यही विस्तार है। तो क्वेश्चन आ सकता है, कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार और पश्चिम से पूर्वी विस्तार। तो पूर्व क्वेश्चन आ सकता है, पूर्वी विस्तार में कौन है? आलमगीरपुर यूपी, पश्चिमी विस्तार सुटका गेंडोर, उत्तरी विस्तार जम्मू कश्मीर और दक्षिणी विस्तार आपके दायमाबाद। और यही है हड़प्पा का विस्तार, याद रखिएगा। तो यही है हड़प्पा का, यही है हड़प्पा का विस्तार, याद रखिएगा। पूरा हड़प्पा सभ्यता इसी के अंदर बसा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि विस्तार बताइए, तो विस्तार में आपको ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पनवासी, हड़प्पनवासी किस फसल के सबसे पहले उत्पादक किए थे? याद रखना है। तो सबसे पहला फसल कौन था? सबसे पहला फसल कौन था? याद रखना है, सबसे पहला फसल कौन था? तो आंसर हो जाएगा कपास, आंसर हो जाएगा कपास हो जाएगा। तो विश्व को कपास किसने दिया? विश्व को कपास, विश्व को कपास भारत ने दिया, विश्व को कपास भारत ने दिया, याद रखना है, भारत ने दिया। तो विश्व को कपास किसने दिया? तो विश्व को कपास भारत ने दिया, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर है, बी जो है आपका सही उत्तर है। यानी कि कॉटन सबसे पहला कहां मिला था? तो कॉटन का जो है आपका भारत में। अगला क्वेश्चन है, सरकोटाडा स्थल किस जानवर के पालतू होने का प्रमाण देता है? तो सरकोटाडा, सरकोटाडा याद रखना है, स्थल जो है सरकोटाडा, सरकोटाडा जो है ये हड़प्पन सभ्यताई क्षेत्र है। यहां एक सबसे महत्वपूर्ण रिमेन मिला है जो आज तक बाकी क्षेत्रों में नहीं मिला है, और वो किस जानवर का है? तो याद रखना है, वो घोड़ा का है। तो घोड़ा का प्रमाण सरकोटाडा देता है, हॉर्स का, हॉर्स का प्रमाण कहां से मिला है? सरकोटाडा से मिला है, यानी कि ए जो है आपका सही उत्तर है। तो सरकोटाडा में
घोड़ा का प्रमाण है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे हड़प्पन सभ्यता में, याद रखना है, पूजा शाहिनी आप आयताकार बोले हैं, लूसेंट में तिनकोणीय बताया है, तो लूसेंट में अगर तिनकोणीय बताया है तो लूसेंट गलत है। ठीक है ना? मैं लूसेंट नहीं पढ़ाता हूं, मैं घटना चक्र नहीं पढ़ाता हूं, मैं छोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है ना? याद रखना है। और कोई भी परीक्षा, सरकारी परीक्षा में अगर तुम लूसेंट और घटना चक्र लेकर जाओगे तो तुमको भगा दिया जाएगा, कहेगा कि ये सब किताब का वैल्यू नहीं है। नहीं विश्वास है, जाओ परीक्षा में, चाहे तुम दरोगा का दो या बिहार शिक्षक भर्ती को दो या सिविल सर्विसेज का दो, और वहां अगर तुमको करेक्शन के लिए बुलाया जाएगा और तुम अगर चैलेंज किए होगे कि मेरा सही है, और वहां तुम अगर अगर लूसेंट के आंकड़े दोगे तो तुमको भगा दिया जाएगा, तुमको वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन वही है, तुम एनसीईआरटी को लेकर के जाओगे या एससीईआरटी को लेकर जाओगे तो उसको सही मानना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं फिर से बता देता हूं, लूसेंट का जमाना हो गया खत्म, अब लूसेंट का वैल्यू नहीं है। और साफ साफ नए जो दरोगा का और बिहार शिक्षक भर्ती का और सिविल सर्विसेज का जो नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, वो साफ साफ कह रहा है कि एनसीईआरटी 6 to 10, एनसीईआरटी 6 to 12 साफ साफ अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। यहां तक उसके सिलेबस में चैप्टरों के नाम भी एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के चैप्टरों के नाम से मिल रहे हैं। तो प्लीज फोकस करिए, लोकल किताबें मत पढ़िए, नहीं तो फिर से आप यही कहिएगा कि सर मेरा 2-4 मार्क्स से छूट गया, इस बार मेरा नहीं हो पाया, अगला बार कोशिश करेंगे। तो ये 2-4 मार्क्स इसी कारण से छूटता है क्योंकि वहां आंकड़े गलत होते हैं। ठीक है ना? ये सभी के लिए है, ये चैप्टर सब में आता है, शिक्षक भर्ती, सिविल सर्विसेज, दारोगा, पुलिस, सब में आता है। ठीक है ना? बस 2-3 क्वेश्चन, किसी में ज्यादा किसी में कम आएगा, लेकिन आता सब में है। ठीक है ना? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कों की चौड़ाई क्या दर्शाती है? हड़प्पन सभ्यता के नगरों की सड़कों की चौड़ाई, तो आप जानते हैं कि सड़क जो है एक दूसरे के समकोण थे, सड़क एक दूसरे के समकोण, याद रखना है, सड़क समकोण है। ये सड़क व्यवस्था है, ये सड़क व्यवस्था है, सड़क प्रणाली। और सड़क प्रणाली कैसी है? समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती है। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जब हवा चले, जब हवा चले तो सड़क अपने आप साफ हो जाए, सड़क अपने आप साफ हो जाए। तो इतना विकसित बुद्धि था, याद रखना है। तो ये किसको दर्शाता है? ये नियोजित शहरीकरण को दर्शाता है, प्लैंड अर्बनाइजेशन को दर्शाता है। तो नियोजित शहरीकरण को दर्शाता है, याद रखना है, याद रखना है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे, हड़प्पा में ग्रेनरी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो आप देख सकते हो इस तरह से ग्रेनरी के लिए ईंट, पकी हुई ईंट जो है बनाई जाती थी। 6 रो कॉलम, 6 रो ग्रेनरी जो है, ग्रेनरी कहां पाया गया था? ग्रेनरी आपके हड़प्पा में, हड़प्पा में पाया गया है। आपके फिर महान अनाज घर कहां पाया गया है? ग्रेट ग्रेनरी, महान ग्रेनरी जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, याद रखना है। 45 बाई 45 का डायमेंशन में, 45 बाई 45 का डायमेंशन में पाया गया है, याद रखना है। तो किसके लिए? तो अन्न भंडारण का इस्तेमाल किया गया था, अन्न भंडारण। कोई मुझे बता सकता है कि गोल घर, पटना का गोल घर, पटना का गोल घर किसके द्वारा बनाया गया है? पटना का गोल घर किसके द्वारा बनाया गया है? कोई बता सकता है मुझे? पटना का गोल घर किसके द्वारा बनाया गया है? कोई बता सकता है? है कोई यहां बैठे धुरंधर जो बता सकते हैं कि पटना का गोल घर? कोई तो धुरंधर है जो मुझे जवाब दे दें। पटना का गोल घर, अन्न भंडार वो तो हम समझ गए। पटना का गोल घर जो आप देखते हो बांकेपुर में स्थित है, गांधी मैदान के पास बांकेपुर, ये किसके द्वारा बनाया गया था?
जेम्स ग्रास्टिन। 1786 में कंप्लीट हो गया था, बनकर तैयार। 1783 में इसे बोला गया था शुरुआत करने के लिए। 1700 ईस्वी में, याद रखना है, जिम अंग्रेज द्वारा, अरे यार ये तो कोई बोल सकता है अंग्रेज द्वारा, कैप्टन जेम्स ग्रास्टिन, वेरी गुड, कैप्टन जेम्स ग्रास्टिन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, याद रखना है, जेम्स ग्रास्टिन के द्वारा 1786 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन। अभी तुरंत जब इंट्रोडक्शन में दे रहा था तो आपको बताया था कि पतन का क्या क्या कारण हो सकता है, तो याद रखना है पतन का कारण एक से अधिक है, सब है। तो अभी तक एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता है कि क्या पतन के कारण होंगे, तो इसी के लिए सारे को हम लोग पतन का कारण मानते हैं। याद रखना है विदेशी आक्रमण यहां किसको दर्शाया गया है? आर्यंस को। आर्यंस को याद रखना है, आर्यंस को दर्शाया गया है, आर्यंस, आर्यंस, ठीक है ना, आर्यंस को कहा गया विदेशी आक्रमणकर्ता। हड़प्पन वासी किस प्रकार के व्यापार में संलग्न थे? किस प्रकार के व्यापार करते थे? केवल आंतरिक, केवल बाह्य, आंतरिक और बाहर कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि हड़प्पा काल में किस प्रकार के जो है व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करते थे? क्या इंटरनल ट्रेड होते थे, एक्सटर्नल ट्रेड होते थे? बिल्कुल, ये टीआरई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग को ये बात क्यों समझ में नहीं आता है कि एग्जाम कोई भी हो, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, कब पटना में आंदोलन हुआ, पटना का नेतृत्व कौन किए, ये एग्जाम में बदल थोड़ी जाएगा। स्टेट में अलग पूछेगा, महात्मा गांधी के जगह पे सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे तुम्हारा दरोगा के परीक्षा में। प्लीज थोड़ा सा लॉजिक, ज्ञान कहीं भी मिले बैठ के ले लो, कहीं से भी रिजल्ट हो सकता है, याद रखना है। केवल आंतरिक नहीं तो आंतरिक और बराह दोनों को होता था, यहां दोनों ब्राय होता था। गंगा नदी की लंबाई कोई भी परीक्षा हो 2525 ही रहेगी। सर ज्योग्राफी का क्लास नहीं है, ज्योग्राफी का क्लास भी कल हुआ था परीक्षा टीओए चैनल पर। कल महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मैं इस चैनल पे करवाया था, अगर आज तक नहीं देखे हो जा करके देख लेना। कल 50 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न मैं चैनल पे करवाया था। आज हिस्ट्री करवा रहा हूं, फिर मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब करवाऊंगा, और हर चीजों को जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री भी लेकर के आऊंगा। तो एकदम शानदार तैयारी होगी। और ऑफिसर अड्डा चैनल पे 9 बजे जो मेरा समय है, 9 बजे प्योर खाटी ज्योग्राफी लेकर के आऊंगा। आपके बिहार केजीएफ ज्योग्राफी किंग अंकित सिंह 9 बजे केवल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और 6 बजे वाला क्लास में परीक्षा टीओए चैनल पर सारे विषय पढ़ाएंगे, याद रखना है। हड़प्पा की मुहरों पर कौन सी लिपि पाई जाती है? हड़प्पा की मुहरों पर कौन सी लिपि पाई जाती है? तो चित्र लिपि पाई जाती है, याद रखना है, चित्र लिपि पाई जाती है। हड़प्पा की मुहरों पर चित्र लिपि पाई जाती है, याद रखना है। कैसी लिपि पाई जाती है? तो हड़प्पा के, बिल्कुल एनसीईआरटी होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार दरोगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन? तो याद रखना है ये गुजरात है, ये गुजरात, ये गुजरात है, और गुजरात में लोथल सबसे प्रसिद्ध डॉकयार्ड है, याद रखना है, डॉकयार्ड। देखो यही है वो, ये रेडक्लिफ रेखा है, ये रेडक्लिफ रेखा है, और रेडक्लिफ रेखा ने क्या किया? भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया। और आधुनिक भारत में 1997 में यहां आपका था कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह, जो कि चला गया किसको? पाकिस्तान को चला गया। तब जाकर के यहां क्या बना था? आपका कांडला, तब जाकर के कांडला बना था, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया? दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय बंदरगाह। तो याद रखना है आजादी के बाद पहला बंदरगाह कौन था? कांडला। क्यों? क्योंकि मेन बंदरगाह कराची बंदरगाह किसको चला गया था? रेडक्लिफ रेखा के कारण पाकिस्तान को आवंटित हो गया था। तो हड़प्पन सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था?
लोथल था, याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, लोथल। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां मानचित्र में, आपको जो अभी समझाया है डिटेल में यहां दिया हुआ है, इसको अभी तुरंत हम लोगों ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन वासी किस जानवर को सबसे अधिक महत्व देते थे? घोड़ा, बैल, हाथी, शेर? जल्दी से बताइएगा। हड़प्पन सभ्यता में किस जानवर को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलता था, सबसे ज्यादा पूछा जाता था, किसका सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता था? तो याद रखना है बैल और बैलगाड़ी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। बुल का, बुल, इसको बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बुल। याद रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पन व्यवस्था में सबसे ज्यादा बुल को महत्व दिया गया था। हड़प्पा की मिट्टी से बनी हुई मातृ देवी जो है उसकी मृत्यु किससे संबंधित है? पशुपति पूजन, मातृशक्ति पूजन, सूर्य पूजन, जल पूजन? तो हड़प्पा की में बनी हुई गॉडेस जो है मातृ देवी मूर्ति किससे संबंधित है? तो हड़प्पा में एक मातृ देवी मिली थी, वो किससे संबंधित है? तो मातृशक्ति पूजन से, मातृशक्ति पूजन से। याद रखना है। तो मदर गॉडेस कहते हैं, मदर, मदर गॉडेस कहते हैं, मदर गॉडेस। याद रखना है। तो मदर गॉडेस मातृशक्ति पूजन से जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मातृ देवी जो कि मिट्टी से बनी हुई मिली है, वो आंसर हो जाएगा मातृशक्ति पूजन। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा, याद रखना है, कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान, राजस्थान, भारत में, राजस्थान में। किस नदी के किनारे? जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे है। अगर कोई पूछेगा कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी, रावी नदी के किनारे। तो उसी तरह से अगर कोई आपसे पूछेगा कि कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे, तो राजस्थान में बहने वाली नदी का नाम है घग्गर नदी। तो याद रखना है, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घग्गर नदी इसका सही उत्तर। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिल्टर भी कर सकते थे, सतलज, रावी, झेलम वगैरह उत्तर में बहते हैं, हिमालय क्षेत्रों में बहते हैं। ढोलावीरा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान? क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आ जाएगा, क्वेश्चन अगर आ जाएगा परीक्षा में कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कालीबंगा आपका हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। चाहुंदाड़ो तो पंजाब प्रांत, याद रखना है। मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत, पाकिस्तान। तो उसी तरह से पूछा गया है कि ढोलावीरा कहां पर स्थित है? तो ढोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है, याद रखना है, गुजरात में स्थित है, याद रखना है, गुजरात में स्थित ढोलावीरा। ढोलावीरा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बताएंगे क्यों प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हो ढोलावीरा, ढोलावीरा कहां पर प्रसिद्ध है? गुजरात। देखो मोहनजोदारो, क्वेश्चन आ सकता है, मोहनजोदारो कहां पाया जाता है? वर्तमान में कहां है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, याद रखना है, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में। ठीक है ना। हड़प्पा, हड़प्पा कहां पाया जाता है? हड़प्पा देखो, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रवि। और ये पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में हड़प्पा पाया जाता है। ठीक है ना। देखो कालीबंगन कहां है? हनुमान नगर, हनुमानगढ़, राजस्थान। राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा, याद रखना है, गुजरात, लोथल। तो ये सारे आंकड़े आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहां ध्यान से देखिएगा। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? अभी तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले। आलमगीरपुर ये हड़प्पन सभ्य, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वोत्तम भाग है, पूर्वोत्तम सीमा, पूर्वोत्तम सीमा है, पूर्वोत्तम सीमा। और ये कहां पर स्थित है? यूपी में। कौन सा यूपी में? पश्चिम यूपी में, याद रखना है, पश्चिम यूपी में। तो यूपी में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
तो उत्तरी भाग मांडा और दक्षिणी भाग सुतका केंडोर, पश्चिमी भाग है दक्षिण में दायमाबाद है और पूर्वी में आपका आलमगीरपुर है, मैं पहले ही बताया था। हड़प्पा सभ्यता की नगर संरचना को किस व्यवस्था का आभास होता है? हड़प्पा का जो सभ्यता है उसमें नगर संरचना किसका प्रभास करता है? तो नगर नियोजन और प्रशासनीय, तो नगर नियोजन और प्रशासनीय, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग को दर्शाता है, टाउन प्लानिंग याद रखना है। और एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और किसको दर्शाता है? एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है, यानी कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत ही सुचारू तरीके से यहां नगर संरचना की गई थी। तो इसी के लिए आपका सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर। तो हड़प्पन सभ्यता उत्कृष्ट ड्रेनेज प्रणाली, नाली प्रणाली को दर्शाता है, पके हुए ईंटों को, यानी कि एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को किस पशु की हड्डियों से सबसे अधिक मिली है? यानी कि हड़प्पन सभ्यता में, प्लीज यहां ध्यान देना है, हड़प्पन सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सी नदी का जो है अवशिष्ट, कौन से जो है हड्डियों का अवशिष्ट सबसे ज्यादा पाया गया है? किसका? कोई बता सकता है? बैल, गाय, भैंस, बकरी? तो याद रखना है सबसे ज्यादा बैल का पाया गया है, बैल का, याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैल का सबसे ज्यादा हड्डियां पाई गई हैं, बैल की हड्डियां सबसे ज्यादा पाई गई हैं, याद रखना है बैल की हड्डियां। हड़प्पन वासी किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करते थे? सर्वाधिक निर्यात, सर्वाधिक निर्यात मतलब हाईएस्ट एक्सपोर्ट, हाईएस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट, हाईएस्ट एक्सपोर्ट किसका होता था? कॉटन का। किसका होता था? कॉटन का होता था, कपास का। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसका किए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कपास हो जाएगा। तो हड़प्पन वासी सबसे ज्यादा कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे, याद रखना है, कॉटन का, गेहूं का नहीं, कॉटन का हो जाएगा, कपास का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पन सभ्यता के लोग किस खेल के परिचित थे? तो शतरंज, पाशा, चौपड़, सभी, जल्दी से बताइएगा। हड़प्पा में, हड़प्पा का खेल जो है, हड़प्पा का खेल, तो शतरंज आपके याद रखना है गुजरात में पाए गए हैं, शतरंज जैसे दिखता हुआ, शतरंज जैसे दिखता हुआ। पाशा भी आपके पाए गए हैं, याद रखना है। चौपड़ भी पाए गए हैं, याद रखना है। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके हड़प्पन का खेल था। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा सही उत्तर है। प्लीज सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हर एक क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देखिएगा, याद रखिएगा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देखिएगा। हड़प्पन सभ्यता का पतन कब हुआ? मतलब कब माना जाता है कि हड़प्पन सभ्यता का पतन हुआ? 1500 में हुआ था? नहीं। 2000 में हुआ? नहीं। क्या 1200 में हुआ? 1200 में नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1750। तो याद रखना है 1750 ईसा पूर्व पहले जो है आपका हड़प्पन सभ्यता का रहस्यमयी तरीके से पतन हुआ है, यानी कि अभी तक पता नहीं चला कि कैसे पतन हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर। सबसे प्रमुख कारण क्या बताया जाता है पतन का? प्रमुख कारण जो है याद रखना है, प्रमुख कारण पतन का जो बताया जाता है, पतन का, वो है आपका बाढ़। प्रमुख कारण कौन है? क्वेश्चन आ सकता है कि सारे पतनों के कारण में से सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण आपका याद रखना है बाढ़ हो जाएगा, याद रखना है। आप देख सकते हैं ये सिटाडेल है और ये लोअर टाउन है। इस तरह के खोज किया गया है, विभिन्न सारे साइट्स पे आपको इस तरह के क्षेत्र मिले हैं, काफी बड़े बड़े एरिया में ये पाए गए हैं, काफी बड़े बड़े एरिया में पाए गए हैं। मोहनजोदारो का क्या अर्थ है? मोहनजोदारो का क्या अर्थ है? मृतकों की टीला, जीवित नगर, व्यापारियों का शहर, नृत्य का स्थल, जल्दी से बताइएगा मोहनजोदारो को क्या कहते हैं? तो याद रखना है आपके आर.डी. बैनर्जी के द्वारा खोजा गया मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो जो है इसे माउंड ऑफ डेड कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंड ऑफ डेड कहते हैं, याद रखना है माउंड ऑफ डेड। 1922 में खोजा हुआ आर.डी. बैनर्जी के द्वारा, आर.डी. बैनर्जी ने खोजा था, आर.डी. बैनर्जी खोज करता है, याद रखना है खोज करता है, खोज करता आर.डी. बैनर्जी सन 1922 में। मोहनजोदारो का ओरिजिनल नाम क्या है? माउंड ऑफ डेड।
यानी कि जीवितों का, मृतकों का टीला, सॉरी मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहते हैं। तो एक आपका सही उत्तर है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। क्यों इसे मृतकों का टीला कहा जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा कंकाल मिले हैं, कंकाल, हड्डियां, बहुत ज्यादा हम कंकाल मिले हैं, बहुत ज्यादा कंकाल मिले हैं। इसको जब खोजा गया था, इसी के लिए इसे क्या कहा गया? मृतकों का टीला नाम दिया गया है। हड़प्पन वासी कौन सी धातु बाहर से मंगवाते थे सबसे ज्यादा? तो सर्वाधिक धातु, सर्वाधिक धातु जिसका आयात होता था, जिसका, याद रखना है, जिसका आयात होता था, आयात यानी कि इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट, वो क्या था? तो सबसे ज्यादा धातु जिसका इंपोर्ट होता था वो और कोई नहीं, वो टिन था। याद रखना है, कौन था? टिन। तो टिन का सबसे ज्यादा आयात होता था, टिन का। तो याद रखना है सी आपका सही उत्तर है। तो सबसे ज्यादा जो धातु इंपोर्ट किया जाता था हड़प्पन वासियों के द्वारा वो टिन था, क्योंकि कॉपर में टिन मिला करके वो क्या बनाते थे? ब्रोंज बनाते थे। कॉपर तो हमारे राजस्थान में खेतड़ी और अन्य माइंस में पाए जाते हैं, लेकिन टिन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि टिन भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। याद रखना है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो इसी के लिए याद रखना है टिन जो है बाहर से मंगवाया जाता था, क्योंकि कॉपर को बनाने में टिन का इस्तेमाल, कॉपर और टिन मिला करके ही ब्रॉन्ज बनाया जाता था। ठीक है ना, याद रखना है। असेंबली हॉल किस स्थान से मिला है? असेंबली हॉल, तो बड़ा सा असेंबली हॉल जो है कहां मिला? तो याद रखना है द ग्रेट ग्रेनरी, द ग्रेट ग्रेनरी, महान अनाज घर कहते हैं। क्या कहते हैं? महान अनाज घर। द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, महान स्नान घर, द ग्रेट बाथ, और असेंबली हॉल, असेंबली हॉल, ये सभी किसकी पहचान है? तो याद रखना है ये मोहनजोदड़ो का पहचान है, मोहनजोदड़ो का पहचान है, मोहनजोदड़ो का पहचान है। याद रखना है मोहनजोदड़ो का। तो आंसर हो जाएगा ए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो याद रखना है बूझी क्षमा भी जल सकती है, बूझी क्षमा भी जल सकती है, बाढ़ में फंसी कश्ती भी निकल सकती है, मायूस होकर मत बैठना ऐ मेरे शेर, मायूस होकर मत बैठना ऐ मेरे शेर, ये किस्मत है कभी भी बदल सकती है। तो याद रखना है तुम्हारा किस्मत कभी भी बदल सकता है। मेहनत करो, जज्बा ऊर्जा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, पूरा लगन से मेहनत करो, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लो और रिजल्ट लेते आओ। याद रखना है एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मायने रखते हैं, माँ बाप के सपने मायने रखते हैं। वो 3 इडियट्स मूवी देखे हो तो याद रखना है 3 इडियट्स में क्या सिखाया है आमिर खान ने? तो आमिर खान ने 3 इडियट्स में सिखाया कि पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। जो क्लास में मौका मिले घुस जाओ, पढ़ लो, लेकिन याद रखना है विश्वसनीय लोगों के क्लास में ही घुसना। गलत सलत लोगों के क्लास में घुसोगे तो गलत सलत पढ़ा करके निकाल देगा, समझे? गलत सलत पढ़ा करके निकाल देगा। तो जी हाँ, बिहार दरोगा में क्रांति होने वाली है। हड़प्पन वासी किस प्रकार की मृद जो है मात्रदंड तकनीक का प्रयोग करते थे? हाथ से बने, चाक से बने, मिश्रित तकनीक, धातु आधारित। जल्दी से बताइएगा कि हड़प्पन वासी किस प्रकार की मृद भांड तकनीक इस्तेमाल करते थे? मिश्रित तकनीक, धातु आधारित, चाक से बने, हाथ से बने। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है ना? तब तक आप लोग आंसर दीजिए। मिल गया आंसर? बता दिए आंसर आ गया सभी लोगों का? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? तो याद रखना है हड़प्पन वासी जो है चाक से बने यानी कि व्हील यूज करते थे, व्हील यूज करते थे।
तो बी आपका सही उत्तर है। और प्रेरणात्मक है, गांधी जी भी प्रेरणा यहीं से लिए थे, याद रखना है, गांधी जी प्रेरणा व्हील का यहीं से लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सटकोई, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा। कालीबंगा हो गया राजस्थान, राखीगढ़ी हो गया हरियाणा, लोथल हो गया गुजरात, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? सटुगई जो है अफगानिस्तान, यानी कि ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की मूर्तियां बनाते थे? सिंधु सभ्यता के पत्थर, धातु की, केवल लकड़ी की, केवल मिट्टी की, चित्रित। तो याद रखना है सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं किस प्रकार की मिट्टी बनाते थे? तो पत्थर और धातु की, पत्थर और धातु की बनाते थे, पत्थर और धातु की बनाते थे। याद रखना है पत्थर और धातु की मुख्य तरह से बनाते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हड़प्पन वासी किस प्रकार का घर बनाते थे? तो याद रखना है घर, हड़प्पा का जो घर है मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों का, बर्न्ट ब्रिक, बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। बर्न्ट ब्रिक का एक खास डायमेंशन के, खास डायमेंशंस के, याद रखना है खास डायमेंशंस के बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल किए जाते थे। तो सी आपका सही उत्तर है। तो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल बनाने में, घर बनाने में काम आता था और यही सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पन वासी किस मापतौल प्रणाली का प्रयोग करते थे? किस मापतौल, याद रखना है मापतौल प्रणाली क्या थी? मापतौल प्रणाली हड़प्पा की क्या था? जल्दी से बताइएगा। क्या दशमलव प्रणाली थी, गिनती प्रणाली थी, रेखा प्रणाली, ब्राह्मणी प्रणाली? जल्दी से बताइएगा। कौन है धुरंधर जो इसका जवाब देंगे? कौन है धुरंधर जो इसका जवाब देंगे? किस प्रणाली से माप मेजर्स होते थे, वेट एंड मेजर्स होते थे? तो इसका सही आंसर है, वेरी गुड रेनू, वेरी गुड, दशमलव, डेसिमल सिस्टम। याद रखना है डेसिमल, डेसिमल सिस्टम का प्रयोग होता था, डेसिमल सिस्टम का प्रयोग होता था। तो दशमलव होता था, दशमलव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आज आप लोग खुद देखोगे कि आप लोग कितने पानी में हो और कितनी और मेहनत आपको करना होगा, और कितना मेहनत करना होगा। हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु के निर्माण का प्रमाण सबसे अधिक मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का निर्माण का प्रमाण सबसे अधिक मिलता है? तो मिट्टी का बर्तन, मूर्तियां, आभूषण, वस्त्र। जल्दी से बताइएगा सबसे ज्यादा किस वस्तु का निर्माण मिला है? जल्दी से, पूजा शाइनी, रेखा प्रणाली नहीं, दशमलव प्रणाली होगा, डेसिमल। तो जल्दी से बताइएगा, याद रखना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा वस्तु का निर्माण जो है मिट्टी का बर्तन, वेरी गुड, मिट्टी का बर्तन सबसे ज्यादा। आप एक मूवी देख सकते हैं, मूवी है आपका ऋतिक रोशन का मोहनजोदाड़ो मूवी है, तो आप देख सकते हो मोबाइल पे मोहनजोदाड़ो यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा वहां जानकारी दी गई है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता मानक वजन प्रणाली, मानक वजन प्रणाली, याद रखना है वेट एंड मेजर्स में किस आधार पर ली जाती थी? याद रखना है 10 पर आधारित, 12 पर, 16 पर, 8 पर। अगर आप नहीं पढ़े हो ढंग से तो बिल्कुल याद रखना है क्लास 6 बजे से हो रही है, क्लास 6 बजे से हो रही है। लगभग 50-55 क्वेश्चंस हैं, 50-55 क्वेश्चन है। हम लोग 41वां क्वेश्चन पे हैं, तो अभी 15 मिनट और क्लास चलेगा, 15 मिनट अभी और क्लास चलेगा। 6 बजे से परीक्षा टीयूए चैनल पर हर दिन अलग अलग विषय का क्लास होता है और जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण विषय के टॉपिक भी लेकर के आ रहे हैं। 9 बजे ऑफिसर अड्डा के चैनल पर ज्योग्राफी जो आपको पढ़ाया जाएगा, और कहते हैं ना 36 आएंगे 36 जाएंगे, लेकिन जो किंग है किंग ही कहलाएंगे, तो याद रखना है। तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? तो 16 पर आधारित कोई नहीं है टक्कर में, काहेला पड़ल हो चक्कर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 पर आधारित हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 16 पर आधारित हो जाएगा। ढोलावीरा स्थल की नगर योजना की सबसे विशेष बात क्या थी? यानी कि ढोलावीरा, अभी तुरंत हम लोगों ने बताया, पढ़ा कि ढोलावीरा कहां पर स्थित है, तो ढोलावीरा गुजरात में है। तो ये गुजरात में है, ठीक है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा विशेषता क्या है? महान स्नान घर, अग्निकुंड, मिट्टी के बने किले, 3 भागों में विभाजित नगर।
तो जल्दी से बताइएगा धोलावीरा स्थल क्यों इतना प्रसिद्ध था। तो याद रखना है धोलावीरा जो है, सारे जो साइट से हैं, सारे साइट्स, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, सारे साइट्स डुअल सिस्टम पे काम करते थे। एक सिटाडेल हुआ करता था, सिटाडेल प्लस एक सामान्य निचला नगर लोअर टाउन होता था, लोअर टाउन। तो सब में टू बेस्ड होता था प्लानिंग, टू बेस्ड। लेकिन धोलावीरा में 3 भागों में पाए गए हैं। ये इकलौता एकमात्र हड़प्पन सभ्यता का क्षेत्र है, साइट है, जहां पूरा शहर जो है 3 भागों में विभाजित दिखा है। पूरा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में। तो धोलावीरा एकमात्र सिंधु हड़प्पन सिंधु नदी सभ्यता का है जहां 3 भागों में शहर जो है, नगर जो है विभाजित है। बाकी सारे नगर 2 में विभाजित हैं, याद रखना है 2 में विभाजित हैं। तो सारे नगर 2 में विभाजित हैं, केवल धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है, याद रखना है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? भाषा अज्ञात है, लिपि बहुत छोटी है, लेखन सामग्री नष्ट हो गई 1 से अधिक। तो सिंधु नदी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता की लिपि पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आखिर कारण है कि अभी तक इतना सारा अशोकन इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया था। तो आखिर क्या कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक लिपि पढ़ा नहीं गया? सारा हो जाएगा आंसर। तो लेखन सामग्री बहुत सारी नष्ट हो गई है, लिपि बहुत छोटी है, यानी कि छोटे छोटे लिपियां हैं, भाषा अभी तक अज्ञात है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो के महान स्नानघर की दीवारें किससे बनी है? मोहनजोदारो के महान स्नानघर यानी कि द ग्रेट बाथ, मैंने आपको पहले भी डायमेंशंस बता दिया है। तो महान स्नानघर जो है किससे बनी हुई है? तो याद रखना है महान स्नानघर जो है आपकी पकी हुई ईंटों से और बिटुमेन से बनी हुई है, पकी हुई ईंटों से और बिटुमेन से बनी है, याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पकी हुई ईंटें और बिटुमेन से बनी है, याद रखना है। क्लियर है? पकी हुई ईंटें और बिटुमेन से बनी है। लोथल से प्राप्त मनके बनाने का उद्योग किस वस्तु से संबंधित है? तो मनके का मतलब होता है बीट्स, बीट्स होता है। और लोथल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था बीट्स बनाने में। तो जल्दी से बनाइएगा कि ये क्या होता है। मनके किससे बनते हैं? कांसा से, सोना से, लोहा से या अर्ध मूल्यवान पत्थर से? बीड हमेशा अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनाया जाता है, याद रखना है। मुख्य रूप से लोथल में अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनाया जाता है। तो मनके से मत ये याद रखना, मनके हारे हार है, मनके जीते जीत, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना कोई सपना, क्योंकि सपनों का खेल निराला जो उसको बनाए अपना। तो याद रखना है, ये भी एक बात है। तो कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड किस कार्य से संबंधित माने जाते हैं? तो कालीबंगा में प्राप्त क्या था? तो कालीबंगा में आपको अग्निकुंड मिला था, अग्निकुंड। तो यह अग्निकुंड क्या दर्शाता है? तो याद रखना है, यह अग्निकुंड मुख्य रूप से पशु बलि को दर्शाता है, पशु बलि को दर्शाता है, इस पशु बलि को दर्शाता है, याद रखना है। तो पशु बलि को, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशु बलि को दर्शाता है, पशु बलि। क्लियर है? हड़प्पा की मोहरों पर किस प्रकार के पशु सबसे अधिक चित्रित हैं? हड़प्पा के जो मोहर हैं उस पर सबसे ज्यादा किसका चित्र बना है? क्या घोड़ा का, क्या ऊंट का, क्या शेर का? एक सींग वाला बैल। तो सबसे ज्यादा चित्र एक सींग वाला बैल बना हुआ है। तो हड़प्पा के मोहरों पर, याद रखना है, हड़प्पा के मोहरों पर, बिल्कुल, मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रयोग मुख्यतः किस लिए होता था? किस लिए होता था लिपि का प्रयोग? तो प्रशासनिक और व्यापारिक लेन देन के लिए, प्रशासनिक और व्यापारिक लेन देन के लिए लिपियों का प्रयोग होता था, याद रखना है। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस
कॉमर्स एंड ट्रेड का, याद रखना है कॉमर्स एंड ट्रेड, और खास करके सील्स, सील्स की बात की जा रही है, सील्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। हड़प्पन सभ्यता में सील्स जो है आपका कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के समय आर्यों का आक्रमण का उल्लेख कहां मिलता है? यानी कि किस किताब से, किस पुस्तक से हमें यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का पतन में आर्यंस का बहुत बड़ा योगदान था? जल्दी से बताइएगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद। आपको पता होगा कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें से अर्ली वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था और लेटर वैदिक काल में आपका यजुर, शाम और अथर्ववेद लिखा गया था। तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का पतन ऋग्वेद में वर्णन है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में है, याद रखना है 1028 हिम्स के साथ ऋग्वेद। मोहनजोदारो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति जो है किससे बनी हुई थी? चूना पत्थर, स्टेटाइट, कांसा, पक्की मिट्टी। मोहनजोदारो में जो पुरोहित राजा प्राप्त हुए थे, पुरोहित राजा, आपको मैं दिखा सकता हूं पुरोहित राजा कैसे दिखते हैं, अभी क्लास के लास्ट में दिखाऊंगा। तो वो किससे बने थे? तो याद रखना है स्टेटाइट से, सोप स्टोन, स्टेटाइट से यानी कि सोप स्टोन से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन सभ्यता के किस स्थल से सबसे अधिक तांबे का उपकरण मिले हैं? जल्दी से बताइएगा। सबसे ज्यादा तांबा का उपकरण, तांबे का, कॉपर का सबसे ज्यादा उपकरण कहां प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के कौन से सभ्यता में? देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्या हड़प्पा से, मोहनजोदारो, चाहुंदारो, लोथल? जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा कि हड़प्पा के कौन से सभ्यता से तांबे का सबसे ज्यादा उपकरण मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाहुंदारो। चाहुंदारो से सबसे ज्यादा तांबे का उपकरण मिला है, याद रखना है चाहुंदारो से मिला है, चाहुंदारो। चाहुंदारो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, याद रखना है पंजाब प्रांत में, याद रखना है। ग्रेट ग्रेनरी किस स्थल से मिली है? ग्रेट ग्रेनरी जो है मोहनजोदारो से मिली है, मोहनजोदारो से। ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदारो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? क्या असमान, अव्यवस्थित, केवल खुले नाले, मिट्टी के गड्ढे, अत्यंत अशुद्ध और ढकी हुई? जल्दी से बताइएगा कि याद रखना है पूरा हड़प्पन सभ्यता अपने जल, हड़प्पा सभ्यता जो है, याद रखना है हड़प्पा सभ्यता वो जल निकासी प्रणाली के लिए ही प्रसिद्ध है, जल निकासी प्रणाली के लिए ही प्रसिद्ध है, याद रखना है। इतिहासकारों ने अद्भुत शब्द इस्तेमाल किया है, अद्भुत शब्द इस्तेमाल किया है, अविश्वसनीय शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ढकी हुई, ढकी हुई ड्रेन्स थी, याद रखना है कवर्ड ड्रेन, कवर्ड ड्रेन्स का प्रयोग हुआ करता था, कवर्ड ड्रेन्स, याद रखना है। छोटे छोटे ड्रेनों को मुख्य ड्रेनों में जोड़ा जाता था, मुख्य ड्रेनों में जोड़ा जाता था। याद रखना है कि 6 बजे 6 PM में परीक्षा टीओए चैनल पर, परीक्षा अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, परीक्षा टीओए चैनल पर क्लास होता है जो कि ऑफिसर्स अड्डा का क्लास है। द ऑफिसर्स अड्डा का अपना चैनल है, याद रखना है ऑफिसर्स अड्डा का अपना चैनल है। और अगर मैं बात करूं कि 9 बजे, 9 में इसमें सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। 6 बजे वाले क्लास में सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, 6 बजे वाला क्लास में सारे विषय। और 9 बजे द ऑफिसर्स अड्डा क्लास पर हमारा क्लास आता है, ऑफिसर्स अड्डा चैनल पर, अड्डा चैनल पर हमारा क्लास आता है, याद रखना है। और इस पर केवल ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, याद रखना है केवल ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, याद रखना है केवल ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो 6 बजे परीक्षा टीओए चैनल पर सारे विषय
आपको पढ़ाए जाएंगे, और वो भी इस तरह से कि आप भारत का कोई भी एग्जाम दो, चाहे बिहार में या अनदर स्टेट में, आपका सिलेक्शन तय होगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। और दूसरा है कि 9 बजे वाला सेशन में ज्योग्राफी में आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम ही है बिहार केजीएफ, किंग ऑफ ज्योग्राफी फॉरएवर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विदेशी व्यापार किस देश से था? तो चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान। जल्दी से बताइएगा, हड़प्पन सभ्यता का प्रमुख विदेशी व्यापार, तो मेहुला जो है किसमें वर्णन है? तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में वर्जन है, याद रखना है। तो मेसोपोटामिया से सर्वाधिक व्यापार जो है, खास करके घोड़ों का व्यापार, घोड़ों का व्यापार जो है, घोड़ों का व्यापार होता था, याद रखना है। और भी बहुत सारी चीजों का व्यापार होता था मेसोपोटामिया से, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये सारे बोर्ड पीडीएफ आपको ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करोगे, सारा बोर्ड पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा, सारा बोर्ड पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा, याद रखना है। ऊपर दिए गए इसके कमेंट सेक्शन पे ऊपर लिंक दिया हुआ है, बस उसको क्लिक करोगे, सारा बोर्ड पीडीएफ, ये सारे क्वेश्चंस का बोर्ड पीडीएफ आपको लिंक पे दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज का लास्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो याद रखना है, शिकार, उद्योग, लूट, कृषि और पशुपालन। याद रखना है, कृषि और पशुपालन इसका सही उत्तर है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था, आज का ये लास्ट प्रश्न, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं, और जो वादा मैं खुद से किया हूं कि इस बार हर हाल में, दारोगा हो या बिहार शिक्षक भर्ती हो या सिविल सर्विसेज हो, हर हाल में हमारे छात्र परचम लहराएंगे, मतलब लहराएंगे। और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा, जितना मेहनत करना पड़ेगा, मैं करूंगा, चिल्लाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी क्लास, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आज मैंने एनसीईआरटी का 2-2 चैप्टर पढ़ा करके क्लास 9 समाप्त कर दिया है पेड बैच में। कल से आपका क्लास 10 शुरू होगा, और जो वादा मैंने किया था कि 5 अक्टूबर से पहले आपका एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स और एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा पेड बैच में, 100% मैं अपने वादों का पक्का हूं। याद रखना है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैं ये भी वादा कर देता हूं कि मैं जो सुपर 20 लेकर के आ रहा हूं बिहार दरोगा में, 20 छात्रों को मैं पढ़ाऊंगा जिनके अंदर जुनून होगा वर्दी पहनने का, डबल स्टार हासिल करने का। वो उन 20 छात्रों को मैं पढ़ा करके इस बार दरोगा का सपना पार करवाऊंगा। आज जो है आपका लॉन्च होगा क्लास, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर दरोगा के क्लास को लॉन्च होगा। आपके बैच का नाम है विजय तिलक बैच, विजय तिलक बैच। और आपके मेन चैनल पर आज, ऑफिसर अड्डा के मेन चैनल पर, यानी कि 9 बजे के बाद वाले सेशन पर आज लॉन्चिंग होगा विजय तिलक बैच का। जितने भी लोग बिहार दरोगा का जो है एडमिशन लेना चाहते हैं एप्लीकेशन पे, ऑनलाइन पे, तो यूट्यूब पे तो आपको परीक्षा टीवी चैनल पर मिलेगा ही फ्री में क्लास। उसके अलावा थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो टारगेट थ्योरी बैच विजय तिलक लेकर के आ रहे हैं, और वो भी केवल और केवल, याद रखना है, याद रखना है, 50, पहला 50 बच्चों के लिए, पहला 50 बच्चों के लिए, याद रखना है, लेकर के आ रहे हैं उपहार। और ये बताएंगे आपको मेन चैनल पर, मेन चैनल पर, याद रखना है, मेन चैनल पर आपको याद रखना है, लगभग 10:30 बजे, 10:30 बजे मैं बताऊंगा, 10:30 बजे मेन चैनल पर, 10:30 बजे मैं आपको बताऊंगा, लेकर के आ रहा हूं उपहार द ऑफिसर्स अड्डा के मेन चैनल पर, द ऑफिसर्स अड्डा के मेन चैनल पर, मेन चैनल पर याद रखना है। आज लॉन्चिंग हो रहा है दरोगा का टारगेट बैच, टारगेट बैच दरोगा का लॉन्च हो रहा है, टारगेट बैच लॉन्च कर रहे हैं। और पहले 50 बच्चों के लिए स्पेशल उपहार है नवरात्रि का। तो आप 10:30 बजे जरूर मेन चैनल पर आ जाइएगा। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे। और जो आप पूजा, पूजा वाला जो ये, यही है वो, यही हो आपका जो मूर्ति मिला था, यही मूर्ति है,
ठीक है ना, पुजारी का मूर्ति, इसी का बात मैं कर रहा था, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल 6 बजे परीक्षा टीवी चैनल पर, और आज मिलेंगे रात्रि 9 बजे आपके मेन चैनल द ऑफिसर्स अड्डा पे, जहां भूगोल का शानदार क्लास होने वाला है। तब तक के लिए अब विदा दीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। कैसा लगा क्लास बिल्कुल बताइएगा, याद रखना है कैसा क्लास लगा जरूर एक बार कमेंट सेक्शन बताइएगा। और लाइक बहुत कम है, 229 लाइक है केवल, तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग के रहते हुए अगर 229 लाइक है तो लगता है 50-60 क्वेश्चंस करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं 2 मिनट आप लोग को दे रहा हूं, थोड़ा सा लाइक जो है बढ़ा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, थोड़ा प्यार से लाइक का बटन दबा दीजिए। जाने से पहले लाइक का बटन दबाते हुए जाइएगा, ठीक है ना, जाने से पहले लाइक का बटन दबाते हुए जाइएगा। लाइक का बटन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखते हैं आप लोग कितना प्यार करते हैं। लाइक का बटन बढ़ जाना चाहिए। लाइक का बटन बढ़ नहीं रहा है, लगता है प्यार नहीं होता है, प्यार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आज आपका बहुत गलती हुआ है, कल ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे सारा ठीक हो जाएगा, एक दिन में शहर नहीं बनता है। चलिए सभी लोगों का तो लाइक, जाने से पहले एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्लास को एक बार अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर देना, क्लास को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर देना।